चलो, देखो जी, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इसमें हम लोग बिल्कुल इंट्रोडक्शन बात करेंगे, ठीक है, कि इस ये एक्ट नंबर क्या है इसका, और इसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जुडिशरी के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा फोकस क्या करेंगे, लर्निंग पे करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स को परचेज करना है तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है। आपको जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो मेरे नोट्स में दिख जाएगा। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, और ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। ईयर क्या है इसका, 1872 इसका ईयर है। क्या है, 1872 इसका ईयर है। और फिर ये हमारा क्या बात करता है, फिर ये हमारा बात करता है एक्ट नंबर। ये देखो, चार चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चार चीजें? एक है एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, इनेक्टमेंट डेट है 25 अप्रैल 1872, इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872, और ये एक क्या है, सब्सटैंटिव लॉ है। पहले तो इतना समझो, एक्ट नंबर 9, देखो ईयर इसका सेम है, एक्ट नंबर में भी, इन्फोर्समेंट में भी और इनेक्टमेंट में भी एक्ट नंबर इसका सेम है, सॉरी ईयर इसका क्या है, सेम है, 9 ऑफ 1872। फिर है इनेक्टमेंट, कब बन गया, 25 अप्रैल 1872 को बन गया, ठीक है। इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या रहेगा, इसका इन्फोर्समेंट डेट हमारा क्या है, इसका है 1 सितंबर 1872, और ये एक क्या है, ये एक सब्सटैंटिव लॉ है। देखो, जिसे नहीं पता मैं बता दूं, सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, जो कि हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है, जो कि हमारे क्या बात करता है, राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। देखो, दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ के एग्जांपल्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, आईपीसी, और ज्यादा नहीं। और उसके बाद क्या है, जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, जिसमें प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोसीजर। मतलब कि यहाँ पर ये प्रोसीजर के बारे में बात करेगी, कोर्ट में आपको किस तरह से केस फाइल करना है, कैसे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर। और उसके एग्जांपल है बीएनएसएस, और उसका है दूसरा एग्जांपल है सीपीसी। ये चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल मतलब, देखो, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा सा पढ़ेंगे, जैसे लिखा है वैसे ही याद करना जुडिशरी के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा फोकस बेयर एक्ट पे कर रहे हैं। तो टू डिफाइन एंड अमेंड, टू डिफाइन, पहले इसने बात कर दी डिफाइन की, फिर ये बात कर रहा है अमेंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ। क्या बात कर रहा है कि अमेंड दी सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात कर रहे हैं, रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई डिफाइन, अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके 2 मिनट आपको ये पांच चीजें कराई हैं, एक्ट नंबर, इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट, सब्सटैंटिव और प्रियम्बल। 2 मिनट पॉज करके इसे पूरे को लर्न कर लो, ठीक है। टू डिफाइन एंड अमेंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, टू डिफाइन एंड अमेंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। चलो, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 भी भाई बड़ा ही आसान है। क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 1 बोलता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या है कि इस एक्ट का क्या नाम है, इस एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सटेंड कमेंसमेंट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या करता है, वो पूरे होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है, पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। ध्यान से समझो, ये देखो, जम्मू कश्मीर पर पहले अप्लाई नहीं होता था, लेकिन 2019 के बाद होने लगा। तो हम यहाँ पर हर सब्जेक्ट में, ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, हर सब्जेक्ट में यहाँ पर हम लोग होल ऑफ इंडिया ही लिखेंगे। पहले होल ऑफ इंडिया लिखेंगे, उसके बाद उसका एक्सेप्शंस बताएंगे कि ये जो हमारा पर्टिकुलर एक्ट है ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे एक्ट है जो कि ट्राइबल एरियाज पर नहीं अप्लाई होते हैं, और भी काफी सारी जगहें हैं, तो वो अभी नहीं हमें डिस्कस करना, हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद पहला पॉइंट क्लियर है कि भाई दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड ये एक्सटेंड करता है, कमेंस करता है हमारे होल ऑफ इंडिया पर। फिर तीसरा पॉइंट, कब आया था इन्फोर्समेंट में, मैंने बता दिया, 1 डे ऑफ सितंबर 1872। तो मतलब कि ये भी हमें
अच्छे से याद हो गया। अब एक बार क्या करते हैं, इसे मैं हाईलाइट करूंगी और आप इतना इसे फटाफट नोट डाउन कर लो और इसे लर्न कर लो। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, एक्सटेंड कमेंसमेंट होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। इट शैल कम इन टू द फोर्स ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तीन चीजें हमें क्या हो गई, लर्न हो गई। चलो फिर हम लोग बात आते हैं दोबारा से, देखो सेविंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। नोट सो इम्पोर्टेंट लेकिन पता होना चाहिए। कहते कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो बना दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, लेकिन कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है ये क्या नहीं करेगा, ये किसी भी यूसेज और कस्टम, जो भी हमारे ट्रेड होते हैं, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, यूसेज होती है, ट्रेड होती है, उसे क्या नहीं करेगा, उसे किसी भी तरह से रिपील नहीं करेगा। एक्ट और रेगुलेशन नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, nor any usage or custom of the trade, nor any incident of any contract, or not inconsistent with the provisions of the law। कहते कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या नहीं करे, वो करेगा, वो किसी भी चीज को रिपील नहीं करेगा, यूसेज और कस्टम को नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बना दिया लेकिन लोगों के कुछ अपने ही कस्टम्स होते हैं ना, तो उसे रिपील नहीं करेगा। और दूसरी चीज कि भाई नॉट इनकंसिस्टेंट, लेकिन वो जो भी आपके जो लोग जो भी कस्टम है, यूसेजेस है, वो क्या नहीं होने चाहिए, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए किसी भी प्रोविजन से। ये हमें इसमें पढ़ना है, याद कर लेना, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा यहाँ तक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, जहां तक मैंने आपको हाईलाइट करके बताया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हमारा है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 क्या बात करता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। पहला इसकी डेफिनेशन बात करता है प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको एक प्रपोजल करती हूँ कि आप मेरी कार खरीद लो, और आप उसमें क्या कर देते हो, आप उसमें एक्सेप्टेंस डाल देते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैं आपकी कार 2 लाख रुपए में खरीद लेता हूँ। तो उसे प्रपोजल कहा जाता है। प्रपोजल व्हाट, जब एक इंसान, मतलब मैं आपको अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ कि आप मेरी कार खरीद लो, तो जब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, क्या करता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। देखो ये मैंने पॉइंट में इसलिए लिखा है ताकि आपको डेफिनेशन लर्न हो जाए। क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything। जब एक इंसान सामने वाले इंसान को क्या करता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है, या तो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। और टू एब्स्ट्रेन मतलब रोकना, एब्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रोकना, कुछ ना करने के लिए। विद द व्यू, भाई मैं आपको अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ, क्यों, ताकि आप मुझे क्या करो, कंसेंट दो। एसेंट का मतलब क्या, कंसेंट देना। ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। भाई जो भी एक्ट करने के लिए मैंने कहा, जो भी मैंने आपसे पूछा, उस चीज के लिए क्या है, कंसेंट दी जाए। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझेंगे। अब दोबारा से कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या कर लो, याद कर लो भाई। ठीक है, when one person signifies to another his willingness, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that to such act or एब्सिस्टेंस। अब वीडियो रोक के क्या करो, पॉज करके 2 मिनट इसे नोट डाउन कर लो और लर्न भी कर लो कि व्हेन वन पर्सन, जब एक इंसान अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी दूसरे इंसान को कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए, और इस व्यू में करता है ताकि वो सामने वाले की क्या ले सके, एसेंट ले सके उस एक्ट और एब्सिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मतलब उसके क्या बोलेंगे हम लोग, उसके कि एक्ट जो भी एब्सिस्टेंस उसने वो चाहता है, उसके मतलब उसके बिहाफ पर वो क्या ले सके, कंसेंट ले सके। when one person signifies his consent when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence। ठीक है, ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया।
अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन। और देखो जो हमने ऊपर पढ़ा इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग प्रपोजल कहेंगे। तो ए क्लॉज में हमारा क्या बात करता है, हमारा प्रपोजल बात करता है। और अब आ गया बी क्लॉज क्या है, जो कि प्रॉमिस के बारे में बात करते हैं। व्हेन द प्रॉमिस टू whom द प्रपोजल इज मेड। देखो प्रॉमिस मतलब क्या, प्रॉमिस होता क्या है, जब एक इंसान क्या करता है, किसी दूसरे इंसान को अपनी इच्छा जाहिर करता है और उसे क्या प्रपोजल करता है, और वो उसे क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है प्रॉमिस। क्या लिखा है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अब देखो काफी बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने ऊपर क्या पढ़ा, जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, ठीक है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, और जब वही सामने वाला इंसान उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे क्या चीज, हम उसे प्रॉमिस कहेंगे। लिखा है ना, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसे वो प्रॉमिस बन जाता है। अब इसे लर्न करने की कोशिश करेंगे। देखो, when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. जब वो अपनी कंसेंट दे देता है, सिग्निफाई कर देता है, तो प्रपोजल क्या बन जाएगा, हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, हमारा प्रॉमिस बन जाता है। अब इसे भी क्या करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। when the person to whom the proposal when the person to whom the proposal is made signifies his assent, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise। ठीक है, बस इसे रिवाइज कर लेना तो लर्न हो जाएगा। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होता है, ठीक है। देखो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल करता है वो प्रॉमिसर, जो उसे एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी। सिंपल। ये हमारा क्लॉज नंबर सी, A B C। ए में क्या था हमारा, ये ए में हमारा था जो कि प्रपोजल के बारे में बात करता है। दूसरे में क्या था हमारा, जो कि प्रॉमिस के बारे में बात करता है। और तीसरे में क्या है हमारा, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में बात करता है। पहले में हमने पढ़ा, जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी इच्छा जाहिर करता है, व्हेन वन पर्सन, ठीक है, क्या करता है, टू अनदर पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या पढ़ा, दूसरे में हमने पढ़ा कि जब एक इंसान प्रपोजल करता है और सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। और सी वही है भाई, जो प्रपोजल दे रहा है वो प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, उसे प्रॉमिसी कहेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे हाईलाइट कर लो किसी भी तरह से, ये पूछा जाता है और इसकी डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। देखो, व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, हमने पढ़ लिया प्रोमिसर कौन, जो प्रपोजल कर रहा है। प्रोमिसी कौन, एनी अदर पर्सन हैज डन, एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, promises to do or abstain from doing something, such act or assistance or promise is called a consideration for the promise। देखो, consideration का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान क्या करता है, जब कोई इंसान अपनी इच्छा जाहिर करता है, प्रॉमिस करते हैं वो लोग, और क्या है, कुछ कंसिडरेशन के लिए, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए इंसान है, ए क्या कर रहा है, ए मान लो अपनी वॉच दे रहा है बी पर्सन को, ठीक है, कितने में दे रहा है, मान लो 200 में दे रहा है, ठीक है। ए इंसान क्या कर रहा है, बी को अपनी वॉच दे रहा है 200 रुपए में, ठीक है। बी इसे क्या कर रहा है, 200 रुपए दे रहा है, और ए इसे क्या कर रहा है, वॉच दे रहा है। ये जो वॉच है और ये जो 200 रुपए है, ये जो 200 रुपए हैं, ये क्या है, ये एक कंसिडरेशन मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है, ये कंसिडरेशन मानी जाती है, ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डिजायर मतलब प्रोमिसर की इच्छा पर,
द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ध्यान से समझो, इसलिए प्रोमिसर और प्रोमिसी पता होना जरूरी है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, या तो वो कुछ कर दे या वो कुछ ना करे, एब्स्ट्रेन्ड फ्रॉम डूइंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्रॉपर इसने लिखा है, इसने दोबारा से वही बात बोली, और डज और एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, ये आपको एज इट इज, ये वाले पॉइंट्स आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। समथिंग सच एक्ट और एब्सिस्टेंस प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कंसिडरेशन किस चीज के लिए होता है, कंसिडरेशन प्रॉमिस के लिए ही तो होता है। ठीक है, क्या है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, when at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, promisee or any other person has done, abstain from doing, or does or abstain from doing the, or promises to do or abstain from doing something, such act or assistance or promise is called a consideration for the promise। ठीक है, मतलब अभी इतना ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, इनेक्टमेंट डेट क्या है हमारी 25 अप्रैल 1872। इन्फोर्समेंट डेट है हमारी 1 ऑफ सितंबर 1872। प्रियम्बल क्या बात करता है, टू डिफाइन एंड अमेंड द सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं देख नहीं रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ऐसी ही कोशिश करनी है, लर्न करनी है। सेक्शन नंबर 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सटेंड और कमेंसमेंट करता है ये होल ऑफ इंडिया पर। और यहाँ पर इसने वही सेम बात बोली, इन्फोर्समेंट के बारे में कब हुआ है, 1 ऑफ सितंबर को हुआ है। सेविंग्स हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ए क्लॉज बात करता है क्या, ए क्लॉज बात करता है प्रपोजल, बी क्लॉज बात करता है प्रॉमिस, 3 जो सी क्लॉज है वो बात करता है प्रोमिसर और प्रोमिसी की, और जो डी क्लॉज है वो बात करता है कंसिडरेशन की। ए मतलब प्रपोजल, प्रपोजल क्या करता है, व्हेन वन पर्सन टू अनदर पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट, सिग्निफाइज हिज एसेंट टू अनदर पर्सन, ठीक है, टू डू और अब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, ठीक है, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। फिर है बी, और इसे प्रपोजल कहेंगे। प्रॉमिस, व्हेन वन पर्सन whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted, a proposal when accepted become a promise। क्लियर जी, चलो अब है प्रोमिसर और प्रोमिसी। जो प्रपोजल करता है वो प्रोमिसर, जो एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिसी। ठीक है, और इसमें प्रोमिसी की स्पेलिंग डबल ई आएगा। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग और डज एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, promises to do or abstain from doing something, such act or substance, promise is called the consideration of the promise। ठीक है, यहां तक हमने किया। ठीक है, चलो एक एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, 5 डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी आज। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर प्रॉमिस या तो एक प्रॉमिस, ठीक है, या सेट ऑफ प्रोमिसेस, जिस भी प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन आ जाए दोनों पार्टीज के लिए, ईच अदर, उसे एग्रीमेंट कहेंगे। बहुत सिंपल, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है, जब क्या है प्रॉमिस करते हो भाई, प्रॉमिस या तो एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रोमिसेस में आप क्या करते हो, कंसिडरेशन फॉर्म करते हो, उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। ध्यान से समझ लो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये मैं बताती हूँ। एग्रीमेंट, सॉरी, एग्रीमेंट क्या बात करता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को ये नोट्स अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, जब भी कंप्लीट होंगे आप इसे मेरे से परचेज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा पर भी और व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, कोई भी आपको डाउट लगे तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, बाय, थैंक यू।